नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये चैप्टर वास्तव में एक रियल है या फिक्शन है। तो जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, तो ये आपको टाइटल खुद में बताता है कि ये एक डायरी से है। तो यानी किसी की डायरी से एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पर लिया गया है, जो आपका ये चैप्टर बनता है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, यानी एन फ्रैंक की डायरी से। तो ये एक रियल घटना है और पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक किस तरह से लड़की डायरी लिखती है और अपनी डायरी में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, अपने लाइफ से जुड़े हुए अनुभवों को लिखती है और उसके अनुभवों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं और आइए अब हम आपको ले चलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में। जो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों, वो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान से शुरू होती है। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और जर्मनी में हिटलर का शासन हो रहा था। हिटलर लगातार विजय हासिल करता हुआ चला जा रहा था। और हिटलर के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हिटलर एक नाजीवादी था, यानी हिटलर को दुश्मनी थी यहूदियों से, यानी जेव्स पीपल से वो घृणा करता था और जहाँ कहीं भी जेव्स पीपल उसको मिलते थे वो उनको मरवा देता था। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये हमें हिटलर के अन्याय के बारे में भी हमें बताता है, यानी मानवतावादी के खिलाफ, यानी किस तरह से उसने अन्याय किया था, मानवतावाद की हत्या उसने कैसे की थी, ये भी हम इस चैप्टर में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिटलर का वर्चस्व जो है वो बढ़ता चला जा रहा था, वो जर्मनी से आगे भी बढ़ता चला जा रहा था। तो क्या होता है कि जर्मनी में एक परिवार, एक फैमिली रहता था, ओटो फ्रैंक का फैमिली रहता था। ओटो फ्रैंक की फैमिली में उसकी वाइफ थी एडिथ और उसकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था मार्गोट और छोटी बेटी का नाम था एन फ्रैंक, जिसकी डायरी के बारे में ये जो चैप्टर में टाइटल आप देख रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, तो वो छोटी बेटी होती है ओटो फ्रैंक की। और उनका परिवार था, बहुत ही हंसी खुशी से रहता था जर्मन में। लेकिन जब उनको लगा कि हिटलर का शासन आ गया है और हिटलर जो है वो जेव्स पीपल के खिलाफ है, यानी जेव्स के लिए अब खतरा है, तो वहाँ पर जो ओटो फ्रैंक होते हैं, ओटो फ्रैंक अपने पास पड़ोस के लोगों को बता देते हैं कि वो सदा के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। और वो स्विट्जरलैंड मतलब बता करके अपने पड़ोसियों को, और वहाँ से वो शिफ्ट कर लेते हैं नीदरलैंड में। और नीदरलैंड में वो रहते हैं। नीदरलैंड में भी छिप कर रहना पड़ता है उन्हें, क्योंकि जो मतलब हिटलर है, हिटलर ने कब्जा कर लिया है नीदरलैंड के ऊपर भी, और नीदरलैंड पर भी कब्जा हो चुका है हिटलर का। यानी यहाँ पर भी वही मतलब जो हिटलर के सैनिक हैं वो ढूंढते फिरते हैं जेव्स पीपल को। जहाँ कहीं भी उन्हें जेव्स लोग मिलते हैं, यहूदी लोग मिलते हैं, उनको कैद कर लिया जाता है और उनको मार दिया जाता है। तो बहुत ही बुरी जो है ये जाति हो रही थी यहूदियों के ऊपर हिटलर के द्वारा। तो इस तरह से चूंकि हमारे जो ओटो फ्रैंक हैं, जो एन फ्रैंक के फादर हैं, ये भी एक जेव्स थे, यानी ये भी सब यहूदी थे। तो वो क्या करते थे कि एक बहुत ही अच्छी लेडी थी, मसाले की फैक्ट्री में काम करती थी। तो उस लेडी ने ओटो फ्रैंक को मसाले की फैक्ट्री के ऊपर की तरफ एक कमरे में शिफ्ट कर दिया था। यानी ओटो फ्रैंक का जो फैमिली है वो ऊपर की तरफ रहता है और एक हिडन गेट होता है, एक हिडन दरवाज़ा होता है जो ऊपर की तरफ जाता है। और ये बिल्डिंग जो है 3 स्टोरी बिल्डिंग होती है, यानी ऊपर की तरफ वो रहते हैं और नीचे मसाले की फैक्ट्री है। तो मसाले की फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स आते हैं वो सुबह 8:30 बजे आते हैं और शाम को 5:30 बजे तक जाते हैं। तो इस वजह से ओटो फ्रैंक ने अपने पूरे फैमिली को इंस्ट्रक्शन दिया है कि भैया इस समय के दौरान, यानी सुबह 8:30 बजे से 5:30 बजे तक, शाम तक बिल्कुल कोई भी हरकत नहीं करेगा। बिल्कुल जहाँ जो कोई बैठा है वहीं पर बैठा रहेगा, कोई हलचल नहीं होगी।
यानी इस समय में कोई वो खाना भी नहीं बनाएंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई आवाज़ शोरगुल नहीं करेंगे, इवन वो वाटर टैप का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, यानी पानी का यूज भी नहीं करेंगे, ताकि वर्कर्स को पता ना चल जाए कि ऊपर कोई फैमिली रहता है। तो भैया बिल्कुल इस तरह से एक लड़की जो एन फ्रैंक है, उसे नाच गाना बहुत अच्छा लगता था, बातें करना उसे बहुत अच्छा लगता था, उछलना कूदना उसे अच्छा लगता था, लेकिन आज वो एक पत्थर की मूर्ति के समान बैठी रहती थी। तो ये उन्होंने झेला, उनके माइंड में जो कुछ चलता रहता था वो अपने आप में सोचते रहते थे। तो इस तरह से गुजर बसर हो रहा था। धीरे धीरे एक फैमिली और आ जाता है वहाँ पर, दूसरा जेव्स फैमिली आ जाता है, वैन फैमिली आ जाता है। तो अब ये लोग और दूसरे लोग आ जाते हैं, यानी कुल मिलाकर के ओटो फ्रैंक के अलावा 5 और आदमी होते हैं, यानी 6 आदमी अब हो जाते हैं यहाँ पर। तो 2 परिवार यहाँ पर हो गए हैं। एक परिवार है ओटो फ्रैंक का परिवार है और दूसरा एक वैन परिवार है। तो इस तरह से वैन परिवार में एक लड़का होता है जिससे एन फ्रैंक बात करती है और वो सोचा करती है कि अगर वो लड़की होती तो वो उससे और ज़्यादा बातें करती। तो ये इस तरह से बातें चलती रहती हैं, लेकिन बाद में एन फ्रैंक जो है इतनी कम उम्र में उससे प्रेम करने लगती है, जबकि फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि अभी आप बच्चे हो, अभी आपको ये सब चीज़ें शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी एन फ्रैंक जो है उससे लव करती है और उससे ढेर सारी बातें करना चाहती है। ओटो फ्रैंक ने अपने पूरे परिवार को इंस्ट्रक्शन दी है कि जो कुछ भी करना है वो 8:30 बजे से पहले पहले करना है, जो कोई भी काम आपको करना है वो फिर 6 बजे के बाद करना है, यानी जितने भी वर्कर्स हैं वो सब चले जाएं तब आपको काम करना है। तो इस तरह से वो छिप करके रहते हैं ऊपर की तरफ उस मसाले की फैक्ट्री के ऊपर, किसी को पता ना चल जाए, यानी कोई व्यक्ति जान ना पाए कि ऊपर जेव्स फैमिलीज रहते हैं, और वो कानों कान खबर ना दे दें हिटलर के सैनिकों को। क्योंकि हिटलर क्या करता था कि जहाँ कहीं भी जेव्स फैमिली मिलता था वो उनको कैद कर लेता था और कैद करके उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजता था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप का मतलब है कि जहाँ पर लोगों को यातनाएं दी जाती थी, उनसे बहुत सारी मजदूरी करवाई जाती थी, बहुत सारा काम करवाया जाता था, उन्हें कोई खाना नहीं दिया जाता था, लोग वहाँ पर मर जाते थे, कोई परवाह नहीं थी। तो इस तरह से वो यहूदियों के ऊपर पूरी तरह से अत्याचार कर रहा था, मानवता के खिलाफ वो कार्य कर रहा था जो बहुत ही घिनौना कार्य था। तो इस तरह से धीरे 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 उनका समय व्यतीत हो रहा है। और जो लेडी मसाले की कंपनी में काम करती है, उस लेडी के जो हस्बैंड हैं वो उनके लिए बुक्स लाते हैं, और बुक्स के बीच में एक दिन वो ट्रांजिस्टर ले आते हैं। और ट्रांजिस्टर जब उन्होंने पहली बार वहाँ पर बजाया था तो वहाँ पर उसमें गाना बजता है और फिर वो डांस करती है एन फ्रैंक, और यानी सब पूरे परिवार में जो है हंसी खुशी का माहौल होता है, सब लोग नाचते हैं, सब लोग बातें करते हैं। लेकिन वो ट्रांजिस्टर उन्होंने केवल न्यूज़ BBC न्यूज़ सुनने के लिए मंगवाया था, जिससे कि उन्हें एक अच्छी खबर मिल सके कि नेदरलैंड जर्मनी के कब्जे से बाहर हो जाए। तो इस तरह की खबरें वो चाहते थे, लेकिन होता उल्टा ही गया कि जर्मनी का कब्जा नेदरलैंड के ऊपर हो चुका था। अब धीरे धीरे क्या हो जाता है कि उस कंपनी में एक लेडी जो काम करती थी कि किसी ना किसी जरिए उसे पता चल जाता है एक लेडी को कि ऊपर कोई फैमिली रहता है, और वो खबर दे देती है हिटलर के सैनिकों को। और उससे पहले एक रात कोई आदमी आया था वहाँ पर सर्च करने के लिए, लेकिन उसे दरवाज़ा नहीं मिला था, इसलिए वो ऊपर नहीं आ पाया था। तो उस रात भी वो परिवार जो है वो डर गया था, एन फ्रैंक का पूरा फैमिली पूरी तरह से डर गया था। लेकिन वो एक चोर था, उन्होंने सोचा था कि कहीं ये हिटलर के सैनिक तो नहीं। लेकिन आज वास्तव में दरवाजे पर दस्तक हुई है और जर्मन ऑफिसर्स आ चुके हैं, और जर्मन ऑफिसर्स जैसे ही गेट खोला जाता है उन सभी को अरेस्ट कर लेते हैं। यानी जितना भी परिवार यहाँ पर है, ओटो फ्रैंक का परिवार है, एन फ्रैंक का परिवार है और वैन फैमिली है वहाँ पर, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहाँ से कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सबको भेज दिया जाता है। इससे पहले फिर दूसरे कैंप में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी वहाँ पर जेंट्स अलग कर दिए जाते हैं, लेडी अलग कर दी जाती हैं। फिर दूसरे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में चले जाती हैं, वहाँ पर सभी काम करते हैं। तो
वहाँ पर जो मतलब एन फ्रैंक का फैमिली है, एन फ्रैंक की मदर है, एन फ्रैंक की बहन है मार्गोट, तो उन सबको एक ही कैंप में रखा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। और धीरे धीरे उन्हें ये खबर मिलती है कि उनके फादर ओटो फ्रैंक जो है वो मर चुके हैं, लेकिन वास्तव में उनकी मौत नहीं हुई थी। अब पता चलता है कि दूसरी तरफ एक मतलब हथियार बनाने का कार्य होता है दूसरे कंसंट्रेशन कैंप में, और वहाँ पर वर्कर्स को खाना मिलता है। और जहाँ पर काम कर रहे हैं एन फ्रैंक, मार्गोट और उनकी मॉम काम कर रही है एडिथ, यहाँ पर काम के बदले भोजन नहीं दिया जाता है, यानी बहुत बुरी हालत है यहाँ पर जो वो लोग काम कर रहे हैं। तो एक जर्मन ऑफिसर आता है और जर्मन ऑफिसर एडिथ को और मार्गोट को, क्योंकि ये बड़ी है, तो उनको सेलेक्ट कर लेता है दूसरे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाने के लिए, कि वहाँ पर दूसरे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हथियार जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर आपको खाना भी मिलेगा और आप वहाँ पर जाइए, आपका सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन एडिथ वहाँ पर नहीं जाती है, क्योंकि उसे पता है कि एन छोटी है, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो अपनी बेटी को छोड़ करके नहीं जाना चाहती है, तो इसलिए वो इस मौके को भी गंवा देती है, वो बिल्कुल वहाँ पर नहीं जाती हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पर एक तूफान आता है, उनके ऊपर जो टेंट होता है वो भी उड़ जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, और फिर उसके बाद एक बीमारी, एक प्लेग आ जाता है वहाँ पर, जिसमें मार्गोट की मृत्यु हो जाती है। और मार्गोट की मृत्यु के बाद में फिर जो एन फ्रैंक है, एन फ्रैंक की भी मौत हो जाती है, क्योंकि उसके पूरे बॉडी में जो है एक एलर्जी हो चुकी थी, एक पूरी तरह से खुजली हो चुकी थी। उनकी मॉम भी पहले से ही मर चुकी हैं, यानी पूरा फैमिली जो है वो मर चुका है। केवल उनके परिवार में अगर कोई बचे हैं तो वो उनके फादर ओटो फ्रैंक बचे हैं, जो बाद में तलाश करते हैं। तलाश करते हुए उसी रूम पर आते हैं जहाँ पर फैक्ट्री, मसाले की फैक्ट्री के ऊपर वो रहते थे। वहाँ पर एक जो लेडी थी, उस लेडी ने जो डायरी उन्होंने अपनी बेटी एन फ्रैंक को दी थी उसके बर्थडे पर गिफ्ट में, वो डायरी जो है जब वो लिखा करती थी वहाँ पर, हर एक बात जो है वो उसके अंदर लिखा करती थी। उस डायरी का नाम भी उसने रखा हुआ था, उसका नाम उसने किट्टी रखा हुआ था, और उस डायरी को ही वो अपना फ्रेंड बताती थी। और जो उसने बताया, ये भी लिखा था कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन अ ह्यूमन, यानी ह्यूमन से ज़्यादा, मानव से ज़्यादा पेपर के अंदर धैर्य होता है। क्योंकि आदमी को अगर आप कुछ बताएंगे, कुछ बातचीत करेंगे, तो वो किसी दूसरे पर्सन को बता सकता है और वो आपसे ऊब भी जाएगा बहुत जल्दी। यानी आप पेपर को कितना ही बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो लिख करके, उस पर कितना ही बताते जाओ, कितना ही लिखते जाओ, वो कभी भी अपना पेशेंस नहीं खोएगा। लेकिन एक आदमी जिसको आप अपनी बातें बताएंगे, वो कभी ना कभी अपना पेशेंस खोएगा और आपकी बातें नहीं सुनेगा। तो इसीलिए एन फ्रैंक कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस, यानी बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है पेपर में, इसीलिए वो सिलेक्ट करती है डायरी लिखना। तो वो अपने जीवन के एक्सपीरियंस जो हैं वो सभी उसमें लिखती है। तो उसी के एक एक्सपीरियंस को यहाँ पर चैप्टर में बताया गया है कि जब वो अपनी क्लास में पढ़ती थी, तो क्लास में उसके मैथमेटिक्स के टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर कीजिंग। और मिस्टर कीजिंग की क्लास में वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी साने, वो उससे बात किया करती थी और वो भी बहुत ज़्यादा बातें करती थी। बातें करना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मिस्टर कीजिंग को ये पसंद नहीं आता था, क्योंकि मिस्टर कीजिंग एक बहुत ही डिसिप्लिन टीचर है और मैथमेटिक्स के वो टीचर थे। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि एन फ्रैंक इस तरह से क्लास में बातें करे। तो मिस्टर कीजिंग ने एन फ्रैंक को एक एस्से दिया लिखने के लिए एज ए पनिशमेंट, कि आपको भी एक एस्से लिखना है चैटर बॉक्स के ऊपर। और अब एन फ्रैंक जो है चैटर बॉक्स के ऊपर एस्से लिखती है और बहुत ही अच्छे अंदाज में वो लिखती है। पहले तो उसे लगा कि मैं इस पर क्या लिखूं, लेकिन फिर बाद में जब वो लिखना स्टार्ट कर देती है तो 2-3 पेज का एस्से वो लिख देती है और उसमें सारी बातें लिखती है। ये चैटर बॉक्स यानी मैं बातूनी हूँ, और इसकी वजह यह है कि मेरी माताजी भी बहुत ज़्यादा बातूनी हैं, बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, तो यही कारण है कि मैं भी बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। मैं अपने आप को रोकने का बहुत प्रयास करती हूँ, लेकिन रोक नहीं पाती हूँ, क्योंकि इट इज़ एन इनहेरिटेड क्वालिटी, क्योंकि यह एक इनहेरिटेड क्वालिटी है, यानी एक वंशानुगत क्वालिटी है जो मेरी मॉम से मेरे अंदर आ गई है। तो वो इस तरह से ऐसे लिखती है।
बहुत ही हिलेरियस ऐसे लिखती है और फिर मिस्टर कीजिंग के पास उसको सबमिट करा देती है। मिस्टर कीजिंग उसको पढ़ते हैं और बहुत ही हिलेरियस पाते हैं, उसको बहुत ही फनी पाते हैं और बहुत ही उन्हें अच्छा लगता है। और फिर लगातार फिर से वही काम करती है। एन फ्रैंक फिर बोलती है, अगले दिन फिर बोलती है, फिर नेक्स्ट डे फिर बोलती है। अब मिस्टर कीजिंग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई कैसी लड़की है ये, इसको कितनी बार मना किया है मैंने बातें ना करें, क्लास में बातें ना करें, लेकिन लगातार ये बातें करती रहती है, कितनी बातें करती है ये लड़की। तो फिर मिस्टर कीजिंग जो है वो दूसरा एसे उसे लिखने के लिए एज ए पनिशमेंट दे देते हैं और इस बार एसे का जो टाइटल देते हैं वो देते हैं एन इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स। इनक्रेडिबल का मीनिंग होता है दोस्तों जिसका कुछ भी नहीं हो सकता, यानी एक ऐसी बातूनी जिसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस बार फिर से वो ऐसे लिख देती है और बहुत ही हिलेरियस अंदाज में लिखती है, बहुत ही फनी मोमेंट उसमें वो डालती है। तो मिस्टर कीजिंग के पास फिर से वो सबमिट करा देती है और जब मिस्टर कीजिंग इसको पढ़ते हैं फिर उनको फिर से वो हिलेरियस लगता है, बहुत ही फनी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है मिस्टर कीजिंग को उसके द्वारा लिखा गया से। तो फिर से अब फिर वही काम होता है, फिर से वो बोलती है। अब फिर मिस्टर कीजिंग दोबारा से उसको थर्ड ऐसे देते हैं लिखने के लिए, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये तीसरा जो है उसको ऐसे दिया जाता है एज ए पनिशमेंट। अब वो इस ऐसे को भी एक पोइट्री के अंदाज में लिखती है, अपनी फ्रेंड साने की हेल्प लेती है क्योंकि उसकी फ्रेंड जो साने है वो बहुत ही अच्छी पोइट्री लिखती है, यानी पोइट्री में वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो उसकी मदद से वो इस ऐसे को पोएम के रूप में लिख देती है और वो लिखती है दोस्तों, फादर स्वान, मदर डक एंड देयर डकलिंग्स, यानी पिता हंस और माता बत्तख और उनके बहुत सारे बच्चे। और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पूरा दिन भर काव 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 करते रहते थे, क्वैक 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 करते रहते थे। एक दिन पिता हंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और इतना गुस्सा आ गया उन्हें कि उन्होंने अपने बच्चों को डकलिंग्स को पीट पीट कर मार डाला। तो ये ऐसे में उसने लिखा था एन फ्रैंक ने, और जब ऐसे उसने कंप्लीट कर लिया बहुत ही हिलेरियस तरीके से इसको लिखा था और फिर से मिस्टर कीजिंग के पास इसको जाकर के सबमिट करा दिया। अब मिस्टर कीजिंग इस ऐसे को पढ़ते हैं जो पोएम के रूप में यानी वर्ड्स के रूप में लिखा गया है। अब वो ये ऐसे जो है मिस्टर कीजिंग को इतना अच्छा लग गया कि वो इस ऐसे को देख करके मुस्कुराते हैं और दूसरी क्लासेस में जहाँ पर भी उनके पीरियड्स थे तो वो वहाँ पर जाकर के बच्चों को इस ऐसे को सुनाते हैं, यानी वहाँ पर डिस्कस करते हैं दूसरी क्लासेस में भी। तो इतना अच्छा लग गया और इसके बाद से फिर उन्होंने अलाउ कर दिया था एन फ्रैंक को क्लास में बात करने के लिए, यानी अब मिस्टर कीजिंग जो है उसको मना नहीं करते थे बात करने से। तो ये उसके जीवन की जुड़ी हुई घटनाएं थी जो हमने पढ़ी दोस्तों। तो पहली घटना, दूसरी घटना यानी जो ऐसे से रिलेटेड बातें हैं वो बताई गई है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि वो जो है डायरी में ये भी लिखती है कि जब 1941 में उसकी 1941 में उसकी ग्रैंड माँ जो है बीमार पड़ जाती हैं और 42 में उसकी ग्रैंड माँ मर जाती हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। तो 1942 में उनकी मौत के बाद जब उसका बर्थडे आता है तो वो एक कैंडल एक्स्ट्रा जलाती है अपनी दादी माँ के नाम की और वो उनसे बहुत प्रेम करती थी। तो ये बात जो है वो बीच में छूट गई थी। तो दोस्तों इसको याद रखना। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये स्टोरी जो है आपको थोड़ी सी लंबी लग सकती है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत ही स्टोरी लेंथी है और इतनी ज़्यादा लेंथी है कि अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूं तो 2 घंटे जो है वो लगातार आपकी क्लास चलती रहेगी। लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है जितना आपका सिलेबस में आपका चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो इसमें केवल आपको उसके एसेज के बारे में दिया गया है। तो आपको एक बार फिर से अगर मान लीजिए कोई कन्फ्यूजन होता है तो दोबारा से प्ले करके आप देख सकते हैं वीडियोस को, और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके सिलेबस में। आप बार बार इसको देखिएगा और इस स्टोरी को पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।